हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मगन होंगे। बच्चों, आज हम जो है कि वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस, जिसमें कि विषय रहेगा इतिहास, चैप्टर 1। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें जो है कि पूरे सोशल साइंस से सभी विषय से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिजास्टर, सभी से जो है कि मिला जुला मैंने टॉप 40 पॉइंट्स नाम से एक क्लास लगाया था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और वह आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उससे आपको। और उसमें जितना सवाल मैंने कराया था वो सारा सवाल पूछा हुआ था, समझे दोस्तों। तो आज हम जो है कि इतिहास चैप्टर 1, नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। आप जो है कि शांति से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। रटने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, समझने पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करेंगे और उसको याद करेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है कि एग्ज़ाम में अच्छी कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और बच्चों, आपको जो है कि वीडियो देखने के बाद कैसा लगा वीडियो, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हम कमेंट के इंतज़ार में रहते हैं कि बच्चे कमेंट करेंगे और हमें जो है कि कुछ पता चलेगा कि हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई या कुछ समझाने में हम मेरी कुछ गड़बड़ी हो गई। तो इसके इंतज़ार में हम लोग रहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, बताते नहीं हैं कि कैसा लगा, समझे बच्चों। तो आप लोग से मेरा एक विनती है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। उसके बाद शेयर वगैरह ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि इस बार 2027 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। उसके पास जो है कि यह वीडियो ज़रूर भेजनी चाहिए आपको। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, समझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको जो है कि नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें मैं जो है कि पॉइंट के लिखा हुआ है मैंने इसमें पॉइंट लिखा है। पॉइंट के द्वारा जो है कि आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसी पॉइंट से आपका 2 नंबरिया वाला सवाल, 2 नंबर का जो सवाल पूछता है अति लघु प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की निरंकुश शासन थी। देखिए, फ्रांस एक देश है, जानते हैं, यूरोप महादेश में। तो वहाँ पर जो क्रांति हुआ, फ्रांस में क्रांति जो हुआ, मतलब आंदोलन जो चला, क्यों चला, तो वहाँ के निरंकुश शासन की वजह से। मतलब जो राजा जो था ना, वहाँ का जो शासक था, मतलब जो राजा था, जो बादशाह था, वो जो है कि जनता पर अत्याचार करते थे, गलत तरीके से कानून लगाते थे, गलत तरीके से टैक्स वगैरह लागू लागू कर दिया था। तो इसी कारण से फ्रांस में क्रांति हुई। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो वहाँ की निरंकुश शासन थी, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ की निरंकुश शासन। आगे, बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वियना कांग्रेस द्वारा। तो वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1815 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो बुर्बो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, वियना कांग्रेस द्वारा की गई है, ठीक है। आगे नेपाल में, सॉरी मैंने नेपाल बोल दिया। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, 1804 ईस्वी में लागू हुई थी, ठीक है। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी, मतलब नेपोलियन का संहिता मतलब कानून, नेपोलियन ने अपना कानून कब लागू किया, 1804 ईस्वी में। आगे, मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मेजिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, मेजिनी थे। यंग यूरोप पूछे या तो आपको यंग इटली पूछे, यंग इटली, यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो मेजिनी ही थे, ठीक है। आगे है, मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है। देखिए, ये ज़रा सा बेइज्जती वाली बात है, बाकी आपको तो पढ़ने से मतलब है। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है ना, तो बाकी पूरा यूरोप को क्या लग जाता है, सर्दी और जुकाम। ये सवाल आपसे कई बार पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है, तो मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक, ठीक है। आगे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में, ठीक है। इटली एवं जर्मनी किस महादेश में है, यूरोप महादेश में। आगे, मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान जो है वो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान एक देश है और फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ठीक है। आगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण से संबंधित थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा किससे संबंधित थी, पुनर्जागरण, मतलब राष्ट्रवाद का बीजारोपण, राष्ट्रवाद का उदय कब से होने लगा था, पुनर्जागरण के समय से ही,
पूर्ण जागरण। आगे नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे, ठीक है। आगे वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में बना। वियना कांग्रेस कब बना था? 1815 ईस्वी में बना था। आगे एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। आगे इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की मसीहा मेजनी को कहा जाता है। आगे सीडन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडन का युद्ध, सीडन का युद्ध के बाद, ठीक है। सीडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सीडन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। सीडन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ कब? 1870 में। सवाल ये भी पूछ सकता है ये जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1870 में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडन युद्ध के बाद, ठीक है। आगे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई थी? बिस्मार्क ने चलाई थी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जरूर अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए हम अब पेज पलट रहे हैं। आप अच्छे तरीके से वीडियो को सुनते हुए चलिए, समझे बच्चों, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, समझे। और अपने दोस्तों के पास तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा आपसे ये विनती है, आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आपको देखकर जो है कि कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, समझे। सबसे बड़ी बात है हमको कमेंट हमको चाहिए, ठीक है। आगे है नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। एक नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, उसने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन। या नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन। कैसे भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आगे ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया एक देश था, वो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था, ठीक है। आगे सीडन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सीडन का युद्ध किस किस देश के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। सीडन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। आगे है जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। जलवेराइन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, जहाँ पर जो है कि व्यापारियों सबसे क्या करों की वसूली की जाती थी, मतलब टैक्स वसूला जाता था। आगे इसकी स्थापना प्रसा ने की थी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जलवेराइन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की थी और उसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रसा देश। किस देश ने किया था? प्रसा ने किया था, ठीक है, प्रसा। आगे है इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का संबंध नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध बिल्कुल भी इटली से नहीं, उसका संबंध किससे आ जाएगा? जर्मनी से आ जाएगा, ठीक है। आगे है काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को कौन सा पद दे दिया था? प्रधानमंत्री पद दे दिया। यह कई बार यह सवाल आया है, आपसे भी पूछने का काफ़ी चांस बनते हैं। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे है एक आदमी थे गैरीबाल्डी, उसे वो जो था नाविक था, वो नाव चलाने का काम करता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? पेशा मतलब उसका काम क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था? तो उसका गैरीबाल्डी का प्रोफेशन था नाविक, मतलब वो नाव चलाया करते थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, उसका काम क्या था? नाव चलाना। आगे लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने की थी, इटली। देखिए लाल कुर्ती दो है, ठीक है। एक लाल कुर्ती का गठन ये इटली से संबंधित है, इसकी स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी ने की थी। एक लाल कुर्ती और है, समझे, भारत का लाल कुर्ती। भारत में लाल कुर्ती का जो गठन किया था उसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, आप ज़रा ध्यान से वहाँ पर बनाइएगा, देखिएगा कि ये सवाल इटली से संबंधित है या जो है कि भारत से संबंधित है। अगर भारत से संबंधित अगर नज़र आएगा, आप वहाँ समझ जाइएगा, आप सवाल देखकर आपको जो है ना ऑप्शन देखकर समझ में आ जाइएगा आपको कि ये भारत से संबंधित है या इटली से संबंधित है। अगर इटली वाला लाल कुर्ती से संबंधित रहे, ऑप्शन में गैरीबाल्डी रहे, तो ठीक है, लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। यहाँ पर अब देखिए मैंने दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है, भारत में लाल कुर्ती का गठन यानी खुदाई खिदमतगार। भारत का लाल कुर्ती जो है उसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, ठीक है। भारत के लाल कुर्ती को क्या भी कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार। इसको मैंने कोष्टक में डाल दिया। तो भारत के लाल कुर्ती का गठन, खुदाई खिदमतगार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक नाम और है, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है ये पॉइंट आगे आपको देखने में। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। आ गया ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
आगे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थी। जर्मनी के आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऐसे नेता थे जो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे, मतलब महत्वपूर्ण थे? तो वो कौन थे? बिस्मार्क। अभी मैंने बताया था ना, इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का कोई भी संबंध नहीं था, उसका संबंध किससे था? जर्मनी के एकीकरण से। वही लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, आगे है जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये सवाल कई बार आया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, आगे फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे है हेगेल एक दार्शनिक था, एक आदमी थे उसका नाम था हेगेल। वो क्या थे? दार्शनिक थे, मतलब फिलोसोफर थे वो, दार्शनिक थे, समझे? तो हेगेल कौन थे? एक दार्शनिक थे। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। उम्मीद करते हैं हम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए तो ज़रा सा इंतजार कर लीजिए, मैं पेज पलट रहा हूँ। आगे मैंने लिखा है बच्चों, देखिए, जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी को पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। मैंने पीछे बताया, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 18 जुलाई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ। आगे बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क मतलब कौन थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, आगे सेडोवा का युद्ध 3 जुलाई 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। प्रसा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। देखिए, सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 3 जुलाई 1866। डेट आप या नहीं भी याद रखिए चलेगा, ईस्वी तो याद रखिएगा। तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था और किस किस देश के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेडोवा का युद्ध किस किस देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। और जीत किसकी हुई थी? प्रसा की जीत हुई थी। हार किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की हार हो गई थी, यानी ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी। पराजय मतलब होता है हार। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और विजेता कौन रहा? प्रसा। ठीक है, आगे हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। हंगरी एक देश था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। पता होगा आप लोगों को कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और हंगरी में जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मैग्यार। हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जाती है। आगे है यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। कई बार सवाल आया है। यूरोपीय सभ्यता का पालना निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? यूनान को। ठीक है, आगे 1829 के एडियानोपुल की संधि रूस और तुर्की के साथ हुई थी। 1829 के एडियानोपुल की संधि किस किस देशों के बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच। आपसे ये भी पूछा जाएगा एडियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829। या 1829 के एडियानोपुल की संधि किन किन देशों के बीच हुई? रूस और तुर्की। ठीक है, ओटमन, रूस और तुर्की के बीच। आगे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे फ्रांस में स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। फ्रांस में एक कोई संस्था था, उसका नाम था स्टेट जनरल। उस संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। आगे है फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों का बुर्जुआ वर्ग कहते थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा, फ्रांस में बुर्जुआ वर्ग किसे कहा जाता था? तो आप लिखिएगा मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं ये लोग, मतलब मध्यम वर्ग के लोग, मतलब जो ज़्यादा पूंजी वाले नहीं होते थे, उसे मध्यम वर्ग कहा जा सकता है। तो फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग कहते थे। ठीक है, आगे विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। इसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिस्मार्क को अपना चांसलर किसने बनाया था? विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम कौन था? पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था, उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यंग इटली या यंग यूरोप, मैंने पीछे शायद बताया था, यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, क्या जवाब लिखिएगा? मेजिनी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पॉइंट के अनुसार मैंने बहुत मेहनत से ये पॉइंट जुटाया है, कई किताबों से जो है कि, और अपने दिमाग से भी इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। बच्चों 10th में जो है कि इतिहास में ये छोटा छोटा चैप्टर है ना, तो मैं सोचा कि कई
चैप्टर को जो है ना, मतलब 2-2 चैप्टर को एक वीडियो में बना दूँ। ये 12, 13, 14 मिनट का वीडियो जो है कि बनने में अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मेरा फैसला ये हुआ है कि 1 और 2 चैप्टर को एक साथ ही वीडियो बना दूँ। तो मैं आज पहली बार 1 और 2 चैप्टर को मिलाकर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा कि ऐसे बनाइए, या नहीं तो जो है कि अलग-अलग बनाइए। तो जैसा आप बोलिएगा वैसा हम कर देंगे। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो हम आगे उम्मीद है कि अभी जस्ट जो है कि अब दूसरा चैप्टर आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करिएगा चैनल को, ज़रा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नया चैनल है अभी, ज़रा सा सब्सक्राइब वगैरह कीजिए और ज़रा व्यूज वगैरह वीडियो में दीजिए, समझे। और कमेंट में तो आपको जैसा भी लगा वो आप बताने के लिए फ्रीडम है, आपको जो लिखनी है वो लिखिए। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा, ख़राब लगा तो ख़राब। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर को आगे पलट रहे हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर है, देखिए, ये है क्लास 10 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए, पहले मैं समाजवाद को आपको समझा देता हूँ। समाजवाद मतलब ये हुआ, समाजवाद, देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि समाजवाद क्या है, परिभाषा दीजिए, तो लिखिएगा समाजवाद एक ऐसी भावना है या एक ऐसी नियम है या एक ऐसा रूल है कि जिस किसी भी समाज से पूंजीपतियों को हटाकर, यानी पूंजीवादियों वाली यानी पूंजीवाद वाली सोच को हटाकर समाजवाद का मतलब समाज में जितने भी सामान हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, तो उस पर पूरे समाज का हक होना चाहिए, न कि किसी एक पूंजीपति। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई सामान है तो वहाँ उस क्षेत्र में जो भी पैसा वाला हो तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। ऐसा कानून नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो समाजवाद सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जो है कि सभी लोगों के लिए। जैसे कोई सरकार की तरफ से कोई ज़मीन है या और भी कोई बिल्डिंग है, तो उसमें सभी का हक है ना, कि नहीं जो पैसा वाला है वो लूट लेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं। तो पूंजीपतियों को हटाकर उसके जगह पर जो कि पूरे समाज का उस पर अधिकार हो, उसे ही समाजवाद कहते हैं, साम्यवाद, मिलजुल कर रहना। ठीक है, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के एक राइन प्रांत के टिरियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसमें जो है कि कार्ल मार्क्स इस चैप्टर में मशहूर होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप शांति से सुनते हुए जाइएगा, और जो है कि एक बार फिर से दोबारा वीडियो चलाकर आप जो है कि नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, और उम्मीद नहीं है कि आपको जो है कि मैं जो पढ़ा दूँ जिस चैप्टर को, तो उम्मीद नहीं कि उस चैप्टर से और भी आपको दूसरा सवाल एग्जाम में देखने को मिले। मैं जो पढ़ा दूँगा, और मैं कोई वैसा पॉइंट को या वैसा टॉपिक को मैं छोड़ता ही नहीं हूँ कि आपको दिक्कत हो। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी के कहाँ पर, राइन प्रांत में। राइन एक राज्य हुआ, तो ट्रियर नगर में। ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपको, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 1818 में। कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। इससे ये पूरे पॉइंट से ये 2 सवाल कई बार बना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, आगे कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कार्ल मार्क्स थे और एक आदमी थे जिसका नाम एंगेल्स था। उसके साथ मिलकर उन्होंने 1848 ईस्वी में किस घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, तो साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी। ठीक है, आगे दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने की थी। इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। देखिए, दास कैपिटल एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, दास कैपिटल एक पुस्तक है, इसके लेखक कार्ल मार्क्स है। और कब लिखा उन्होंने, 1867 ईस्वी में। ठीक है, दास कैपिटल 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। और इस किताब को जो है कि समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये तो सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ठीक है, आगे वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय की रचना। वार एंड पीस किसकी रचना, टॉल्स्टॉय। कई बार सवाल पूछा गया है कि वार एंड पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की रचना। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। आगे 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1917 ईस्वी से पहले रूस में किस वंश का शासन था, तो रोमनोव राजवंश, रोमनोव, यह देखिएगा, रोमनोव राजवंश का शासन था। कहाँ पर, रूस में। कब, 1917 ईस्वी से पहले। आगे रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। मतलब रूस में जो भी राजा हुआ करते थे ना, उसको जार कहा जाता था, जार।
आपको फिर ये 7 सवाल कई बार पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा, यानी रूस का बादशाह। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ठीक है, आगे रूस की क्रांति जार निकोलस द्वितीय के समय में होता। रूसी क्रांति आप लोग पढ़े होंगे। तो रूसी क्रांति जार निकोलस द्वितीय के समय में हुआ था। याद रखिएगा, रूसी क्रांति किसके समय में हुआ था? जार निकोलस द्वितीय के समय। आपने वो पढ़ा होगा ना, रूस की जनता जार निकोलस टू से जो है कि व्याकुल होकर 9 जनवरी 1905 ईस्वी को एक बड़ा सा जुलूस लेकर रविवार के दिन कई लोग जो है कि अपना नारा लगाते हुए, भगवान हमें रोटी दो, यानी कि हमें जो है कि रहने सहने का अच्छे तरीके से ढंग दो, हमें खाने का जो है कि सामान मुहैया कराओ, हमें जो है कि कोई काम करने का अधिकार दो। तो इस तरीके से नारा लगाया था। तो उसको में कई लोगों की खून हुई थी, कई लोगों को मारा गया था, अंधाधुंध गोलियों की बारिश की गई थी। क्योंकि यह रविवार के दिन हुआ था, उसे ही खूनी रविवार भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है 2 नंबरिया में कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। वही रूस की जनता लोग जो थे, रूस के लोग जो थे, वो जो है कि वहाँ के राजा थे जार निकोलस दो। ये जो है कि बहुत गलत कानून चला रहा था। टैक्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, कर फल हर चीज़ पर जो कि कर बहुत अधिक लगा दिया था, ज़्यादा परसेंट में। तो जो है कि उससे ऊब कर, मतलब उस राजा से, मतलब जार निकोलस दो से ऊब कर, मतलब परेशान होकर रूस के सारे जनताओं ने नारा लगा दिया था। और जो है कि अपने राजा के महल की तरफ जा रहे थे नारा लगाते हुए, भगवान हमें रोटी दो। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि खूनी रविवार में, मतलब खूनी क्रांति में, खूनी रविवार में कौन सा नारा लगाया गया? भगवान हमें रोटी दो। ठीक है, वही है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि खूनी रविवार क्या है, तो मैंने बता दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आपको सवाल पूछा जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब और किसके बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, आगे लाल सेना का गठन टस्की ने किया था। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर उस समय मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था लाल कुर्ती, यहाँ पर है लाल सेना। ठीक है, शांति से हड़बड़ाइएगा नहीं, जरा गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। वहाँ पर मैंने लाल कुर्ती पढ़ाया था, तब गैरीबाल्डी आंसर लिखा था। और एक लाल कुर्ती और था, उसका आंसर मैंने क्या लिखाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो गैरीबाल्डी वाला जो था वो इटली से संबंधित था, और जो है कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो था खुदाई खिदमतगार वाला, वो हमारे भारत से संबंधित था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। कई बार पूछा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया था, ट्रॉट्स्की। ठीक है, आगे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। ठीक है, आगे औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? 2 वर्गों में। ठीक है, याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? 2 वर्गों में हो गया था। आगे वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ज़रा सा इंतज़ार कर लीजिए, मैं दूसरा पेज इसका पलट लेता हूँ। यह है इसका दूसरा चैप्टर का दूसरा पेज। मैंने पॉइंट बनाया है यहाँ पर। इसमें रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा, याद रखिएगा। और हमारे भारत के संसद को संसद भवन। तो उसी तरीके से रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। और नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे खूनी रविवार, देखिए वही जिसको मैंने अभी बताया था पिछले पेज में, वही आ गया। तो खूनी रविवार कब हुआ? 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार 1905 ईस्वी को हुआ था। खूनी रविवार 2 नंबर में सवाल में आपको पूछ सकता है। जैसा मैंने अभी पीछे बताया था वैसा आप लिख देंगे कि रूस की जनता लोग जो थे, और पहले ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा रूस के सम्राट थे जार निकोलस टू, मतलब जार निकोलस द्वितीय। उन्होंने जो है कि रूस में जो है कि काफ़ी गलत तरीके, वैसे खैर मैंने पीछे बताया, वीडियो को आप जो है कि पीछे घसका कर देख सकते हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। आगे रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 में हुई थी। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे है बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। आगे रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ये सवाल कई बार पूछा गया। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। याद रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। आगे चेका एक पुलिस दास था थी। चेका क्या था?
चेका। चेका एक पुलिस दास्ता था, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा चेका निम्नलिखित में से क्या था, पुलिस दास्ता था। आगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने की थी। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था, लेनिन, ठीक है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, लेनिन। अप्रैल थीसिस एक शायद पुस्तक था, तो उसके लेखक कौन थे, लेनिन, ठीक है। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। आगे 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से भी जानते हैं, तो फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उसी तरीके से अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति, ऐसे करके कई क्रांतियाँ हुई है रूस में, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1917 की पहली क्रांति को किस नाम से जानते हैं, फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आगे लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, 1921 में की थी। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति के जनक किसे कहा जाता है, लेनिन को। नई आर्थिक नीति का घोषणा किसने किया, लेनिन ने, ठीक है। ये भी पूछा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हो गई, 1924 ईस्वी में। आगे सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। आप ये डेट नहीं भी याद रखेगा चलेगा, ये याद रखेगा 1991। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 2। तो मैंने 1 और 2 को दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको फिर हम देख लेंगे आगे, ठीक है। आगे चैप्टर में हम जो है कि उसको कवर करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आपसे मेरा ये एक विनती है, आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर मेरी जिस जगह भी आप जो है कि आपको गलत लगा होगा, मतलब मेरे समझाने का तरीका या मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरा खासकर जहाँ पर भी पढ़ाने में अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे दूसरे वीडियो बनाने में उस बात का ध्यान रखूँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब वगैरह तो वो तो आप खैर समझदार हैं ही। वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो जब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं आप लोग को, समझे। जब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और रटने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा, शानदार ही होगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए। मैं सोशल में जितना भी आप लोगों को वीडियो पढ़ाऊँगा, आप वो उस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में ज़रूर पहुँचिएगा, ठीक है। चलिए जब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा।